इसमें जो लोग शामिल होते हैं वो जो जन्म लेते समय पुरुष की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि वह महिला की तरह व्यवहार करने लग रहे हैं। दोस्तों, एक इतिहासकार का यह कहना है कि रोमन साम्राज्य में ऐसी शादी हुआ करती थी तो इसमें काफी ज्यादा उल्लास मनाया जाता था। तो रोमन सम्राट में नीरो वह पहला व्यक्ति था जिन्होंने दो अलग अलग शादी करके दो अलग अलग भूमिका निभाई थी, जिसके अकॉर्डिंग जो भी समलैंगिक विवाह करेगा उसको अपराधी घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। 2001 में नीदरलैंड जो है वो पहला कॉन्टिनेंटल कंट्री बन जाता है जो कि इसे पूरी तरीके से अपने देश में कानूनी रूप से वैध कर देता है। फैसला सुनाते समय आर्टिकल 12 का हवाला दिया, जिसके अकॉर्डिंग इसमें किसी भी व्यक्ति को विवाह करने की पूरी तरीके से आजादी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट ऑफ टाइम यह कहा था कि यहाँ पर मैं सेम सेक्स मैरिज को वैध नहीं बता। साल 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस तरह के समुदाय को एक साथ रहने का अधिकार तो दिया था, लेकिन यहाँ पर भी शादी करने का अधिकार नहीं दिया। जय हिंद दोस्तों, सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है। इस मामले की सुनवाई 5 जजों की बेंच कर रही थी, जिसकी अध्यक्ष था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। डीवाई चंद्रचूड़ ने इस मामले को पूरी तरीके से असंवैधानिक घोषित कर दिया और इसमें इंटरवेट करने से पूरी तरीके से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि चूंकि इसमें संसद का काम है विधेयक बनाना, इसीलिए आप राज्यसभा या लोकसभा में जाइए। दोस्तों, यहाँ पर आपका और हमारा सवाल होगा कि आखिर सेम सेक्स मैरिज यानी कि समलैंगिक विवाह होता क्या है। सिंपल भाषा में समझे तो लड़का का लड़का से शादी, इसके अलावा लड़की से शादी। यहाँ पर सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, लेकिन बहुत सारे देशों में ऐसा है। यहाँ पर आपने न्यूज में बहुत सारा सुना होगा कि LGBTQIA+ का नाम बहुत ज्यादा आ रहा है। दोस्तों, पूरा जो मामला है वो इसी के अधिकार से है। चलिए एक एक करके हम बताते हैं। पहले हम एल की बात कर लेते हैं, जिसका जो मतलब होता है लेस्बियन होता है। लेस्बियन के अंदर का जो भी लोग आते हैं वो ऐसा चाहते हैं कि लड़की से लड़की का शादी हो। इसके अलावा अब बी का नाम जान लेते हैं। बी का मतलब बे होता है, जिसके अंदर का जो लोग आते हैं वो लड़का से शादी कराने के लिए सोचते हैं। इसके अलावा हम बी का मतलब जान लेते हैं। बी का मतलब बाइसेक्सुअल होते हैं। इसके अंतर्गत जो लोग आते हैं वो लड़का लड़की दोनों से शादी करना चाहते हैं। इसके अलावा हम टी का मतलब जान लेते हैं। टी का मतलब जो होता है वो ट्रांसजेंडर आता है। यह एक अलग ही प्रकार की ट्रांसजेंडर है। इसमें जो लोग शामिल होते हैं वो जो जन्म लेते समय पुरुष की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो आपको पता चलेगा कि वह महिला की तरह व्यवहार करने लग रहे हैं। दोस्तों, क्यू का जो मतलब होता है वो क्विड होता है। इसे आप LGBTI का समूह इजिली आप कह सकते हो। इसमें जो लोग शामिल होते हैं वो न तो महिला बनने में इच्छुक रहते हैं और ना ही पुरुष बनने में इच्छुक रहते हैं और ना ही ट्रांसजेंडर बनने में इच्छुक रहते हैं। इसके अलावा अगर हम इंटरसेक्स की बात करते हैं, जिसे हम आई शब्द से सूचित करते हैं, यह भी बहुत ही ज्यादा अलग है। इसका जननांग देखकर आप यह पता नहीं कर सकते हो कि यह लड़की है या फिर लड़का है। अगर हम ए की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है एसेक्सुअल। इसके अंतर्गत जो भी लोग आते हैं वो तो रोमांटिक रिलेशनशिप में इजिली आ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्सुअल रिलेशनशिप में जाने में बहुत लेट इनको लगता है। दोस्तों, यह जो प्रथा है वो रोमन काल में शुरुआती से ही चलता आ रहा है। दोस्तों, एक इतिहासकार का यह कहना है कि रोमन साम्राज्य में ऐसी शादी हुआ करती थी तो इसमें काफी ज्यादा उल्लास मनाया जाता था। रोमन सम्राट के राजा इलाक बलास्ट ने गोरो गुलाम से शादी कर ली थी। उसके बाद राज्य में काफी ज्यादा उत्सव मनाए गए थे। एक और इतिहासकार का यह कहना है कि वहां पर एक उत्सव होता था जिसमें लोग शामिल होते थे, उसके बाद ऐसी शादी कर लेते थे। वह इतिहासकार जो है वो क्रिटिसिज्म करते हैं और यह बोलते हैं कि चूंकि इसमें विपरीत जेंडर शामिल होना चाहिए, लेकिन किसी भी शादी में ऐसी केस देखने को नहीं मिलती थी। दोस्तों, रोमन सम्राट में नीरो वह पहला व्यक्ति था जिन्होंने दो अलग अलग शादी करके दो अलग अलग भूमिका निभाई थी। पहले अपने दोस्त पाइथागोरस के साथ शादी कर ली, उसके साथ वह दुल्हन की भूमिका निभाई, लेकिन आने वाले समय में वह दो अलग अलग भूमिका निभाई। दोस्तों, नीरो जो है वो उसकी पत्नी सीबिन की मौत हो जाती है, तो सीबिन की जगह पर अपनी भूमिका निभाने के लिए वह एक लड़का सेपोरस से शादी कर लेता है। शुरुआती में तो यह जो सेपोरस लड़का है वह तो राजी नहीं होता है, लेकिन रोमन के बनाए गए कानून के अनुसार इसको राजी होना पड़ता है। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जिस केस में लड़का लड़का से शादी किया है और लड़की लड़की से शादी किया है। यहाँ पर मैं कुछ फोटो लगा देता हूँ, आप वहां से जाकर इजीली देख सकते। दोस्तों, 342 ईस्वी में रोमन सम्राट के राजा कॉन्स्टेंटियस द्वितीय ने
इसको आपराधिक घोषित करने के लिए एक कानून लाया, जिसका जो थियोसिन कोड था वो 9:7:3 था, जिसके अकॉर्डिंग जो भी समलैंगिक विवाह करेगा उसको आपराधिक घोषित कर दिया जाएगा। इसके अलावा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। दोस्तों यह तो बहुत पुरानी बात हो गई, लेकिन रिसेंट में अगर हम 19वीं शताब्दी की बात करते हैं तो यहाँ पर भी कई केस देखे गए जिसमें कि समलैंगिक विवाह के केस सामने आए। इसमें से एक केस फेमस है जिसका मैं फोटो लगा देता हूँ। ये भी समलैंगिक विवाह किए हैं। साल 1980 से लेकर 1990 में यूरोपीय कंट्री में इसके सपोर्ट में काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट देखने को मिले। साल 1987 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक प्रोटेस्ट देखने को मिला, जिसमें कि काफ़ी ज़्यादा हंगामा देखने को मिले। उसके बाद साल 1989 यानी कि 2 साल बाद डेनमार्क वह पहला कंट्री बन गया जो कि इसको कानूनी रूप से अवैध बता दिया गया। लेकिन डेनमार्क ने यहाँ पर नोटिस जारी करी, यहाँ पर समलैंगिक विवाह करना चाहते हैं तो करिए, लेकिन कोई भी बच्चे की तस्करी या फिर गोद लेने की आपको अनुमति नहीं है। उसके बाद 2001 का समय आता है। 2001 में नीदरलैंड जो है वो पहला कॉन्टिनेंटल कंट्री बन जाता है जो कि इसे पूरी तरीके से अपने देश में कानूनी रूप से वैध कर देता है। उसके बाद से तकरीबन 34 देशों में इसे वैध घोषित किया गया है। लेकिन इसे वैध तो घोषित कर दिया गया है, लेकिन अगर इसकी स्थिति देखोगे तो उतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पर साल 2000 के बाद से जितने भी देश को वैध घोषित किया गया और किस पॉइंट ऑफ टाइम वैध घोषित किया गया, इन सभी का चार्ट यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। आप वहाँ से जाकर इजीली यहाँ पर पढ़ सकते हो। दोस्तों आज के समय में यूक्रेन, इसके अलावा फिलीपींस जैसे 2-3 और देश ऐसे हैं जहाँ पर वैध घोषित होने वाले हैं। दोस्तों इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा प्रसार बढ़ गया, जिसके कारण बहुत सारे देश जो है इसे कॉन्स्टिट्यूशन बैन भी कर दिए। यहाँ पर रशिया का नाम आता है, इसके अलावा माले का नाम आता है जिसने कि हाल ही में कॉन्स्टिट्यूशन बैन किया है। दोस्तों पहले आप इस फोटो को देखिए जिसमें कि बहुत कुछ दर्शाया गया है। इसमें डार्क रेड कलर जो है वो उसमें सेकुलर कॉन्स्टिट्यूशन के कारण सेम सेक्स को बैन किया गया है। इसके अलावा थोड़ा ब्राउन कलर का जो दिख रहा है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनरी मैंडेट इस्लामिक लॉ और मोरालिटी के लिए बैन किया गया है। इसके अलावा ये जो आप लाइन देखने लग रहे हैं वहाँ पर मुस्लिमों के लिए बैन किया गया है। इसके अलावा जितने भी व्हाइट कलर से रंगे हुए हैं वहाँ पर यह कॉन्स्टिट्यूशन बैन नहीं है। दोस्तों साल 2010 में यूरोपीय इंटरनेशनल कोर्ट ECHR ने इसी तरह से जुड़े मामलों की सुनवाई करी, जिसमें एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति को उसके मानव अधिकार से वंचित किया गया और इसे समलैंगिक विवाह नहीं करने दिया गया। इस मामले पर जब सुनवाई चली तो 4:3 के रेशियो में इसका फैसला आया और इसे पूरी तरीके से वैध बता दिया गया। यूरोपीय कोर्ट ने फैसला सुनाते समय आर्टिकल 12 का हवाला दिया, जिसके अकॉर्डिंग इसमें किसी भी व्यक्ति को विवाह करने की पूरी तरीके से आज़ादी। दोस्तों अगर हम भारत की बात करते हैं तो सेम सेक्स मैरिज को शुरुआती से ही अवैध घोषित किया गया है। इस पॉइंट ऑफ टाइम LGBTQIA समुदाय के लोग यह कहते हैं कि इसे अवैध घोषित किया गया है, यह हमारे मानव अधिकार का हनन हो रहा है। इसे जल्दी से वैध घोषित करना चाहिए ताकि हमारा भी कानून में अधिकार हो। दोस्तों इसे खारिज करने वाला जो IPC धारा है वो IPC धारा 377 है, लेकिन साल 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पॉइंट ऑफ टाइम यह कहा था कि यहाँ पर मैं सेम सेक्स मैरिज को वैध नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद से लगातार अंतराल पर कोर्ट में PIL दायर होते रहे, उसके बाद से लगातार अंतराल पर यहाँ पर फैसला आते रहे। तो साल 2017 में दिल्ली हाईकोर्ट ने इस तरह के समुदाय को एक साथ रहने का अधिकार तो दिया था, लेकिन यहाँ पर भी शादी करने का अधिकार नहीं दिया था। दोस्तों इसके बाद से लगातार अंतराल पर जैसा मैंने बताया PIL दायर होते रहा है। साल 1860 में अंग्रेजों ने एक सेक्शन बनाई जिसका नाम IPC धारा 377 है। वहां से इस सेक्शन को सिर्फ इसलिए बनाया गया था ताकि इन सभी पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसके खिलाफ यहाँ पर मुकदमा दायर करना। इसको भारत के आज़ादी के बाद भी शामिल करा गया, जिसके बाद से वहाँ पर लगातार इन पर जो अत्याचार होने लग रहे हैं उसके खिलाफ यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ही मुकदमा दर्ज होता है। दोस्तों यहाँ पर LGBTQIA के समुदाय के लोगों को यह लगा कि यहाँ पर हमारे ऊपर हो रहे अत्याचार जो है वो लगातार कम नहीं होने लग रहे हैं। इसको लेकर साल 1990 में इन्होंने एक संगठन बनाया जिसका जो नाम था ABVA था। इसके बाद साल 2001 में इन्होंने एक नाजा संगठन बनाया, जो संगठन जो है वो लगातार IPC धारा 377 को हटाने की चुनौती दे रहा है और लगातार हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में PIL दायर कर रहा है। साल 2009 में दिल्ली हाईकोर्ट ने सेक्शन 377 को असंवैधानिक घोषित कर दिया और यहाँ पर समलैंगिक को अपराध से श्रेणी से बाहर कर दिया गया। लेकिन इस फैसले को साल 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया और सेक्शन 377 को फिर से संवैधानिक घोषित कर दिया।
दोस्तों यहाँ पर 2018 के बाद से 5 जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई करी। उसके बाद से समलैंगिकता को अपराध के श्रेणी से बाहर कर दिया। LGBTQIA के समुदाय को यहाँ पर ये लगा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, लेकिन रियलिटी देखोगे तो ऐसा नहीं था। दोस्तों साल 2023 में अप्रैल मई में इस मामले की सुनवाई हुई। इसके बाद अक्टूबर में इस मामले को टाल दिया गया। जब 14 अक्टूबर को फैसला आया तो इनके पक्ष में फैसला नहीं आया। यहाँ से ऐसा लगता है कि इसके बाद से अब PIL दायर करना बंद ही हो जाएगा। आप इस टॉपिक पर क्या सोचते हैं नीचे कमेंट जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि आपका भाई इसी तरह के वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।